जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर मलिक और हम लंदन में मौजूद हैं और इस टाइम हमारे साथ है डॉक्टर शहजाद कुरैशी। ना कि ये डॉक्टर हैं, बल्कि ये जिंदा दिल डॉक्टर है। कैसे हैं थैंक डॉक्टर यू जी? शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी नूर। थैंक यू थैंक वेरी यू, आपने हमें मच। टाइम दिया, थैंक यू। नहीं जी, माय प्लेजर। तो आज हम डॉक्टर साहब से ना एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू पे बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस हम लोगों को नहीं देते। तो मैंने आज प्लान किया कि क्यों ना हम आज कैंसर पे बात करते हैं। तो डॉक्टर जी, आज मेरा मौजू है कैंसर। जी तो कैंसर क्या है और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे पैदा होता चलिए, सबसे पहले तो मैं अपना बता दूं कि मैं कैंसर की डायग्नोज करता हूं, तशखीस जो इसको कहते हैं है? ना। जब कोई से सर्जन या डॉक्टर एक छोटा सा पीस लेता है जिसको बायोप्सी कहते हैं, जी जी। तो वो बायोप्सी वो मुझे भेजती हैं। मैं उसको रीड करके माइक्रोस्कोप वगैरह में देख के तो बताता हूँ ये कैंसर है कि नहीं है। तो अगर मैं कहूँगा कैंसर है तो फिर उस पर सर्जरी या थेरेपी जो भी होगी। अगर मैं कहूँगा कैंसर नहीं है तो फिर नहीं होगी। तो मेरे एक्चुअली डायग्नोसिस पे सब डिपेंड करता है जो फर्द उसकी मैनेजमेंट है। तो आपके यस और नो पे आगे ट्रीटमेंट चलता है? जी हाँ, मेरे मेरे कहने के ऊपर That's fine. बिल्कुल। तो हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रीटमेंट, ऑल द मैनेजमेंट, जो कि जो भी होगी पेशेंट की, उसमें मेरा डायग्नोसिस इज द बेसिस ऑफ द होल। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को डायग्नोज कैंसर हुआ ना हो और बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए? होता है जी, बिल्कुल होता है ऐसे। और क्योंकि ये एक्चुअली इसकी बहुत लंबी ट्रेनिंग है हमारी। मैंने जिस तरह से कि अगर 85 में मैं एमबीबीएस किया था, तो उसके बाद मुझे तकरीबन 6 से 8 साल लगे थे उसके बाद, जी जी। एमबीबीएस के बाद इसकी ट्रेनिंग लेने में। तो जी जी। जब आप इतनी ट्रेनिंग लेते हो और वो भी बेस्ट सेंटर्स जो हैं, जी जिस जी। तरह इंग्लैंड में हर जगह ये ट्रेनिंग नहीं होती, जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है सिर्फ वहीं ट्रेनिंग होती है। जी जी। तो वो फिर ट्रेनिंग के बाद जब आप पास करते हो अपना एग्ज़ाम, जिसको हम एफआरसी पैथ कहते हैं, जिस तरह एफआरसीएस एमआरसीपी है, हमारा एफआरसी पैथ है। तो जब आप वो पास कर लेते हो तो यूजुअली आपकी वो एक इतनी ट्रेनिंग हो गई होती है कि गलती का इम्कान बहुत कम होता है। लेकिन हो सकता है, ये आप रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मटेरियल है जिस पे जी हम डायग्नोज करते हैं ना, स्लाइड्स, वो आर्काइवल हो। वो कोई 10 साल बाद भी कोई देख के उसको रिव्यू कर सकता है और कह बिल्कुल। सकता है ये गलत डायग्नोसिस था। फिर जाहिर है, फिर केस भी हो सकता है, कोर्ट केस, ये वो। तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो मेरी फील्ड है, उसी को ही इल्ज़ाम दिया जाएगा कि इसके गलत डायग्नोसिस की वजह से सर्जन ने फलां ये जो कुछ भी किया। बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो ये होता है, और उसमें ट्रेनिंग का मेन फॉल्ट होता है कि जो जिन लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, या कोई ऐसे दुनिया में आप कह लो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और रॉ हैंड अगर वो डायग्नोज करेंगे तो गलती भी होगी। बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्डाइज है, बहुत ट्रेनिंग बहुत स्टैंडर्डाइज है, इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज़ों बहुत कम इम्कान होता है गलत बिल्कुल। डायग्नोज करने का। तो फिर हम लोग कैंसर पे जैसे बात करें तो फिर सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया कि कैंसर क्या है और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे पैदा होता है? अच्छा जी, पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा नॉन टेक्निकल रहूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत इसकी साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करूँगा या मेडिकल टर्म, तो वो ज़रा मुश्किल हो जी, जाएंगे बिकॉज आपके हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लोगों को देते हाँ, हैं। आपके जो सुनने वाले हैं। तो मैं ज़रा बहुत नॉन टेक्निकल में जी बात करूँगा। जो कैंसर है, वो सिर्फ आपके जो खुलिए हैं ना सेल के, जिस तरह हमारे पूरे जिस्म में 40 ट्रिलियन, यानी कि 40 खरब सेल्स हैं जो खुलिए होते हैं सेल। और उनमें से एक सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। नॉर्मली भी सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। बिल्कुल। कैंसर में सिर्फ ये होता है कि वो सेल रुकता नहीं है, उसका वो जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है और वो डिवाइड होता रहता है। फिर वो डिवाइड हो के इतना एक्सपेंड कर जाता है कि उससे फिर सिम्टम भी होते हैं, फिर वो फैल भी जाता है जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में, बिल्कुल। और उससे फिर मज़ीद प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम लोग ये भी एक चीज़ है, कैंसर साइलेंट कैंसर समटाइम आपको पता ही नहीं होता और लास्ट स्टेज पे आपको पता चलता है जी जी कैंसर है। जी तो बिल्कुल। ये क्यों, कोई जो अलामात हैं कैंसर की? हाँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ना कि इसकी अगर आप देखोगे ना, वजह क्या है कि सेल डिवाइड कर रहा है। हम्म।
ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन होती है उसकी पेन यूजुअली ज़्यादा होती है, बुखार भी होता है, पेन भी होती है, आपको पता चल जाता है इसमें इन्फेक्शन है, आप उसका इलाज शुरू कर देते हो। क्योंकि कैंसर साइलेंट इसलिए है क्योंकि सेल सिर्फ डिवाइड कर रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल। कोई सिम्टम नहीं आपको इनिशियली दे रहा। जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि जिस जगह से वो कैंसर पैदा हुआ है उसका जो फंक्शन है उस ऑर्गन का वो कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है, बिल्कुल। फिर आपके सिम्टम शुरू होते हैं। तो वो जो इतना लैग पीरियड है ना, कि जब वो एक सेल जो खुलिया था वो डिवाइड होना शुरू हुआ, तब से लेके जब तक वो इतना बड़ा हो गया कि उसने सिम्टम शुरू किए, उस टाइम पीरियड में हम वो लूज कर लेते हैं। इसलिए लेट डिस्कवर होता है कैंसर एज कंपेयर टू बाकी जो जी जी। बीमारियां हैं, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जैसे कैंसर की एग्जाम क्या है, बेसिक एग्जाम्स आपको अगर थोड़ा सा बॉडी, ऑफ कोर्स कैंसर कैंसर एक्चुअली हर जिस्म के हिस्से का हो सकता है। जी। और जिस तरह जितने बॉडी के हिस्से हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जिस तरह मैदे का हो सकता है, लंग का हो सकता है, ब्रेस्ट का, यूट्रस का, ओवरी, जितनी भी इंसान के जिस्म के अंदर ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, किसी का भी कैंसर हो सकता है। और हर कैंसर का मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर या प्रोग्नोसिस कहते हैं, कि कितना वो ख़तरनाक है, वो भी ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करता है। कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनका बहुत ही कैंसर ख़तरनाक होता है, लीथल होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कुछ ऐसे कैंसर हैं बॉडी के हिस्सों के जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो इसलिए कैंसर एक तो हर जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है, और दूसरा हर हिस्से के कैंसर में का आप कह लो मुख्तलिफ बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जी। आपको कितनी ज़िंदगी उसके बाद मिलेगी। वो डिपेंड करता है किस ऑर्गन का कैंसर और किस टाइप का कैंसर है, इन ठीक है। सब चीज़ों पे। तो आप मुझे ये बताएं, कैंसर ज़्यादा मर्दों में या औरतों में, किन में ज़्यादा पाया जाता है? दोनों में, दोनों ये में। इसमें कोई इम्यून नहीं है, औरतों में मर्दों में दोनों में होता है। जो ऑर्गन ज़ाहिर है फीमेल के हैं, जिस तरह ब्रेस्ट है, यूट्रस है, ओवरीज हैं, वो तो ज़ाहिर है फीमेल में होगा। आदमियों में प्रोस्टेट होता है, आदमियों में प्रोस्टेट का होता है। बाकी ऑर्गन कॉमन है, जिस बिल्कुल। तरह लंग दोनों में है, लंग में दोनों का कैंसर होगा। इसी तरह मैदा दोनों है, स्टमक कैंसर दोनों में, तो वो फिर दोनों में होते हैं। लेकिन कोई इम्यून नहीं है जी इससे, जी। हर किसी को, बच्चों को भी हो सकता है, और हर एज ग्रुप में हो सकता तो है। क्या आप मुझे ये बताएं कि जैसे लोग जैसे ये जो लाइक तम्बाकू नोशी हो, क्या इसको मैं काटूं, क्या होता है? जिस तरह आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, स्मोकिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो लंग कैंसर है, फेफड़ों का सरतान, वो स्मोकिंग के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। आप इसको इस तरह कह सकती हैं कि हर जो भी स्मोकर है उसको ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो कैसे उसको रिएक्ट उसकी बॉडी करती है। लेकिन हमने देखा है कि जिनको भी लंग कैंसर होता है वो तकरीबन सारे के सारे स्मोकर्स होते हैं। तो इसलिए इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इसी तरह बाकी हैं, वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी सी हैं, उससे जिगर का कैंसर हो सकता है। अल्कोहल से कैंसर तो इतना नहीं होता, उससे और बीमारियां, लिवर सिरोसिस वगैरह हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सी ये हमारे जैसे शीशा आजकल हर जगह पे जाओ जी, शीशा का एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, और लोग बड़े जी शौक जी से, जी बच्चे भी बिल्कुल। शीशा, तो नहीं, बताएं उसके जरा साथ लोगों को। कैंसर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है, बाकी अच्छा। चीज़ों की है। बिल्कुल। मैदे की प्रॉब्लम्स, डिस्पेप्सिया और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये बताएं, जब आपको कैंसर हो जाता है और एंड पे जैसे कि आपकी लास्ट स्टेज है, आप लोगों को ये भी डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये बंदा इतना सरवाइव करेगा? ये अब कह लो कि टाइम के साथ बहुत अब चेंज हो रही है अप्रोच जो थी ना डॉक्टर्स की। हम्म। पहले वाकई आपसे आप कह लो कोई 20 25 30 साल पहले तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता था जी। कि अगर ये कैंसर है, जिस तरह कई जो बहुत ही खतरनाक कैंसर है, लंग का कैंसर है, तो अगर वो फैल गया ख़ास तौर पे जिस्म के बाकी हिस्सों में, तो हमें पता होता था कि इसने
3 से 6 महीने जिंदा रहना है। या मैक्सिमम साल किसी को मिल जाता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो वो जो पेशेंट था उसके तासुरात बताएं कि वो बंदा जब उसको अचानक से एक सडन कैंसर आपको पता चला लास्ट स्टेज पे, जी उस हाँ। इंसान के रिएक्शंस बताएं जरा। अब ज़ाहिर है मुझे तो नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपके बता सकता कि क्या होता पेशेंट्स है। जैसे लेकिन ज़ाहिर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें बाकायदा ये हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा है, हाउ टू ब्रेक द न्यूज़। हमने पेशेंट को पूरा कॉन्फिडेंस में लेके उसको उसका बताना होता है और उसको टाइम फ्रेम भी देना, क्योंकि यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, उन्होंने हो सकता है बहुत सी चीज़ें करनी हो ऐसी जो वो चाहते हो कि हमारी डेथ से पहले हम उनको कर लें। कोई जायदाद हो सकती है, कोई बच्चों से मुलाकात, कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई आपके पास इतना टाइम है, इसमें आप अपने मामलात सारे कर लें। लेकिन होता मुश्किल है पेशेंट को के लिए भी इसको डाइजेस्ट करना, इस न्यूज़ को हमारे लिए बताना मुश्किल वो होता है। हंसता खेलता लेकिन इंसान, उसको अचानक से डायग्नोज हो गया कैंसर, उफ। जी जी मतलब लेकिन मैं कह रहा था कि अब अप्रोच इसलिए चेंज हो गई है कि अब कुछ नए ड्रग्स ऐसे हम आ रहे हैं मार्केट में। रिसर्च बहुत हो रही है कैंसर के ऊपर। ज़ाहिर है इस वक्त लीडिंग कॉज है डेथ का, आप कह लो सेकंड लीडिंग कॉज, हार्ट अटैक के बाद सेकंड इस वक्त दुनिया का जो कॉज ऑफ डेथ है वो कैंसर है। तो ज़ाहिर है इसलिए रिसर्च भी बहुत हो रही है, इस पर बहुत फंड पैसा भी आ रहा है, सब कुछ। तो इसमें अब हमारे पास ड्रग्स ऐसे आ गए हैं कि हम होप दे सकते हैं इवन उन पेशेंट्स को जिनको हम पहले 6 महीने देते थे। इसको हम आजकल कहते हैं टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपीज, जो कि जेनेटिक लेवल पे जाके असर करती हैं। और उसकी वजह से जिनको अब हम 6 महीने देते थे उनको अब हम 2 3 4 साल भी दे रहे हैं उन्हीं पेशेंट्स को। ओके। तो इसलिए और अब ये फर्दर इसमें और बहुत प्रोग्रेस हो रही है और ये दूर नहीं कि एक दिन हम कैंसर को भी एक किस्म की क्रॉनिक डिजीज बना दें, जिस तरह लेकिन हाइपरटेंशन ये तो है, बहुत टाइम डायबिटीज से नहीं है। सुना जा रहा है कि कैंसर का इलाज आ रहा है, इलाज आ रहा है, लेकिन आ कुछ नहीं रहा। नहीं, इट्स स्लो प्रोसेस। जो प्रोग्रेस है वो आपकी बात ठीक है कि बड़े अरसे से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़े ब्रेक थ्रू आए हैं। पहले इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जेनेटिक लेवल पे। बिल्कुल। तो ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अब हम कैंसर को कहते हैं इट्स ए जेनेटिक डिजीज, लेकिन अक्सर लोग उसको समझते हैं, उनको फ़र्क पता नहीं कि हेरिडिटरी जो फैमिली में रन करती है उसमें और जेनेटिक डिजीज़ कहने में फ़र्क है। जी। हेरिडिटरी डिजीज़ेज जो फैमिली में वो सारी जेनेटिक होती हैं, लेकिन बिल्कुल। सारी जेनेटिक डिजीज़ेज हेरिडिटरी नहीं होती। बिल्कुल। आपका ये कहने का भी ये मकसद होता है कि जो आपकी कुछ जीन्स हैं जो जी। कि आपके सेल्स के अंदर जीन्स होती हैं जो कि कोड करती हैं हर चीज़ को, सेल की जो डिवीजन को भी वो जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। तो उनमें क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, जी। वो कोई रेडिएशन है, स्मोकिंग जिस तरह आपने बताया, बहुत से फैक्टर्स हैं, वो उन जीन को जाके डिफेक्टिव कर देते हैं, जी। म्यूटेट कर देते हैं उन जीन्स को जो कि सेल की डिवीजन को कंट्रोल करती है। तो जब वो कंट्रोल नहीं होगा फिर वो डिवाइड होते जाएंगे। जी। तो जी। इसलिए हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं कि कैंसर भी जेनेटिक डिजीज़ है। बिल्कुल। तो अब हम जो ड्रग्स बना रहे हैं वो हम एक्चुअली जेनेटिक लेवल पे बना रहे हैं कि वहाँ असर करें, बिल्कुल। ताकि वो जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो उसको हम ठीक कर सकें। वरना पहले जो कीमोथेरेपी हम देते थे वो हम देते थे इनडिस्क्रिमिनेट कि वो जो भी सेल बॉडी में डिवाइड कर रहा होगा उस पर असर करेगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते जी। थे। जी। बाल गिर जाते थे क्योंकि बालों की भी ग्रोथ बड़ी तेज़ बिल्कुल। होती है। इसी तरह बोन मैरो सप्रेशन होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब ये जो ड्रग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये जी। सिर्फ कैंसर सेल पे असर करेंगे, जी। जी। ये हेल्दी सेल्स पे नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो आप मुझे ये बताएं कि कैंसर क्या वाकई में बहुत पेनफुल एक बीमारी है? नहीं, पेनफुल तो मैंने कहा है कि जब वो इतना फैल जाए कि वो उस जिस ऑर्गन से वो जी। में है उसके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फिर वो पेनफुल होगा। अगर हम उसको पहले ही डायग्नोज कर लें, जब वो इतना एक्सपैंड ना किया हो, बड़ा ना हो, अगर उस स्टेज पे हम डायग्नोज करके उसकी जो भी ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, सर्जरी से निकाल दें, कीमो है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट जो भी हमने थेरेपी देनी है,
अगर हम उससे उसको अर्ली स्टेज पे निकाल लेंगे तो फिर तो पेनफुल नहीं होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल फिर तो वो एक हार्मलेस सी गिल्टी है। जिस तरह बिल्कुल, मतलब बस ब्रेस्ट निकाल की भी दो। आप देखो ना क्या होता है, गिल्टी होती है ना लेकिन सिर्फ। कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर चांसेस हैं कि कैंसर दोबारा भी हो सकता है, जिसको एक बार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि ये किसी वक्त भी फैल सकता है। फैल सकता ठीक है। है ना, फैलने का मतलब है कि एक उसकी अपनी असली जगह होती है जहाँ से भी वो शुरू होगा, लंग से होगा, मैदे से होगा, लिवर जहाँ हम्म, से, वो उसकी प्राइमरी एक अपनी जगह है। बिल्कुल। लेकिन कई सेल्स जो खुली हैं, ज़ाहिर है बहुत छोटे से, वो किसी वक्त भी किसी ब्लड वेसल के अंदर घुस जाते हैं, खून के अंदर, लिम्फेटिक्स में, तो वो खून के साथ किसी जगह में भी पहुंच सकते हैं ना, जिस्म के किसी हिस्से में, फिर वो वहाँ जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर जो स्टेज होते हैं, जिसको स्टेज 4 आप कहते हो या एडवांस कैंसर कहते हो, जब वो फैल जाता है फिर वो पेन भी करता है। जाहिर है वो जो जो ऑर्गन पे जाएगा उसके फंक्शन को जब कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वो इंसान पेन में भी जाएगा उससे, तो वो फिर पेनफुल हो जाता है। और एक स्मेयर टेस्ट होता है, जैसे लेडीज का स्मेयर टेस्ट होता है रेगुलर, आई थिंक सो आफ्टर 3 साल के बाद स्मेयर टेस्ट होता है। स्मेयर टेस्ट, पैप स्मेयर जिसको जी कहते जी। हैं। तो उससे आपको पता चल सकता है लेडीज का। तो मर्दों का भी कोई ऐसा टेस्ट है? ये एक्चुअली कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए इनको कहते हैं स्क्रीनिंग सर्विसेज, कि आप स्क्रीन करते हो पॉपुलेशन को, बिल्कुल और मकसद ये होता है कि उनका बड़ा अर्ली डिटेक्ट हो जाए कैंसर, जब ये बिल्कुल। भी वो शुरू हुआ हो ना, उस स्टेज पे आप कैंसर को डिटेक्ट कर लो, वो स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं। तो जिस तरह फीमेल्स के लिए यूके में पैप स्मीयर था, क्योंकि जी एक ज़माने में सर्वाइकल कैंसर वाज ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप, आप कह लो पहले 5 कैंसर्स में था, इतना ज़्यादा था। लेकिन जब से पैप स्मीयर आया है वो इतना जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो अभी आगे बड़ा नहीं होता ना, तो वो उसको आप वो निकाल देते हो, बिल्कुल। उस हिस्से को जिसमें कैंसर है, तो अब उस कैंसर से कोई डेथ्स नहीं हो रही खास ना, सर्वाइकल कैंसर से। तो बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि स्क्रीनिंग सर्विस से आपने एक इतने कॉमन जी कैंसर को इतना कम कर दिया। इसी तरह ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, जी आपकी मेमोग्राफी होती है हर 5 साल के बाद, 45 ईयर्स के बाद, तो उससे भी ब्रेस्ट में बहुत अर्ली जो कैंसर होता है ना, जो भी आप कह लो जो मिलीमीटर्स में जी होता है, जी। उसको आप डिटेक्ट करके निकाल देते हो और पेशेंट क्योर हो जाता है हम्म। बिल्कुल। इसी तरह मेल्स में प्रोस्टेट का है कि एक ब्लड का टेस्ट है, पीएसए है। जी वो पीएसए आप सिर्फ ब्लड देते हो, उसका आप उसको मॉनिटर, अगर वो इंक्रीज हो रहा हो तो वो आम तौर पे शो करता है कि कैंसर प्रोस्टेट का हो गया है। तो अगर आप रेगुलरली स्क्रीनिंग कर रहे हो, पीएसए हर 2-3 साल के बाद करा रहे हो, तो जैसे वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा आपको आपको फौरन पता पता चल चल जाएगा कि ये प्रोस्टेट का कैंसर है। ये इसी तरह आप दोनों में एक और बड़ा कॉमन कैंसर है इंटेस्टाइन का, आंतड़ियों का ना, जो कोलोन का। तो उसके लिए भी अब इंग्लैंड में स्क्रीनिंग सर्विस शुरू हो गई है कि हर जो मैं 45 में 50 ईयर्स के बाद हर एक के पास घर पे किट आती है, बिल्कुल। जिसमें वो अपना स्टूल चेक करता है ब्लड के लिए कि स्टूल में ब्लड तो नहीं है, क्योंकि वो नेकेड आई से नज़र नहीं आता, वो बिल्कुल ऑकल्ट ब्लड उसको कहते हैं, वो सिर्फ जी केमिकल रिएक्शन से नज़र आता है। तो वो किट से अगर वो डिटेक्ट हो जाए ब्लड उसको, तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसकी वो कॉल्पोस्कोपी करते हैं और उससे बड़ा इंटेस्टाइन का अर्ली कैंसर भी कैंसर डिटेक्ट जो कर लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सी अब स्क्रीनिंग सर्विसेज शुरू हो रही हैं, बिल्कुल जिससे हम कैंसर को, क्योंकि अभी तक हमारी बेस्ट बेट जो है ना वो अर्ली डिटेक्शन है। बिल्कुल। अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें कैंसर को, तो तो उसका कैंसर ट्रीटमेंट इज है। अ क्योरेबल बिल्कुल डिजीज, बिल्कुल। 100% क्योरेबल है। जी। जितना एडवांस हो जाएगा उतनी हमारे पास ऑप्शंस कम होती जाती हैं। डिफिकल्टीज। उसके लिए भी ड्रग्स आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन वो बड़े थोड़ी जम्स हैं, बिल्कुल कि जिस तरह 6 महीने की जगह आप आपको 2-3 साल दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन जो आप क्योर कह सकते हो ना कि आपने जी जड़ से ख़त्म कर दिया है, वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लो कैंसर। जी। तो हम लोग आप लोगों को हमने बहुत सारी अवेयरनेस दी। डॉक्टर शिदात करके हमारे साथ हैं, ये इतने माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कहते हैं कोई भी टेंशन ना हो, खुश रहना चाहिए। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, खुशी से आई थिंक उसको ना, आपको चाहिए उसका एक्सेप्टेंस कंपटीशन होनी जी चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ना कि मतलब जब आपको कुछ पता चले आप डर जाए, मर जाए और जल्दी मर जाए। बिल्कुल जी हाँ, और जल्दी मर जाए। जितना टाइम है उसको इंजॉय आप कर लें। इंजॉय करें उसको, बजाय, क्योंकि जाहिर है अगर आप क्रिप करोगे, डिप्रेस हो जाओगे,
तो उससे कोई हाल तो नहीं निकलेगा ना। और इट्स नॉट अ देखिए सॉल्यूशन। डॉक्टर जी, जिंदगी का ना अल्लाह के पास जाना है हम लोगों ने, जी हाँ, तो कोई ना कोई अल्टीमेटली बहाना तो बना हुआ है। तो बहाना है। किसी को जी हाँ, कैंसर है, कोई एक्सीडेंट में है, कोई बुखार हो गया, तो कोई हार्ट से चला गया। जी हाँ, तो बिल्कुल। अगर कोई बीमारी है तो हमें शायद उसको ना अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और उसको बीमारी का मुकाबला करके उसको मात देनी चाहिए, क्या कहते हैं? ये बात ठीक है, लेकिन अपने आप को इग्नोर भी नहीं करना और चाहिए। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, रिश्तेदारों को सपोर्ट करना चाहिए। इग्नोर अपने आप को नहीं करना चाहिए। कोई सिम्टम आपको हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर फौरन करना फौरन है। से पहले। कोई जिस तरह देखे ना, ब्रेस्ट की गिल्टी होती है, हाँ जी। लोग उसको इतना, क्योंकि वो पेनलेस होती है, कुछ नहीं कहती है आपको, तो लोग इग्नोर करते जाते एवरी हैं। वीक कहते हैं कि लेडीज को हाँ, एक फिर मिरर जब के वो सामने फैल चेक जाता है करें। कैंसर, फिर वो यहाँ तो चलो अवेयरनेस है बहुत, अगर आप बहुत थर्ड वर्ल्ड हाँ जी, कंट्रीज में बिल्कुल। जाएं तो वहाँ तो आपको इतने एडवांस कैंसर मिलते हैं कि आप हैरान होते हो कि इन्होंने इतने अरसे में कुछ किया ना नहीं। कोई कंसल्ट किया डॉक्टर को, ना इनकी फैमिली ने इनको फोर्स किया कि आप जाओ दिखाओ। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ के, यहाँ तो एनएचएस है, वहाँ पे तो किसी को बुखार भी हो जाए डॉक्टर जी, जी तो हाँ, वहाँ तो पे तो फिर आपको पता है एक प्राइवेट डॉक्टर को हायर करना मुश्किल, बच्चे जी को अगर हाँ, स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो बिल्कुल। आपको पैसे वहाँ पे आवाम। इसलिए वहाँ पे अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ और के हमारी निस्बत। हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए जी कि हाँ, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो हुकूमत को डेफिनेटली। जी हाँ, क्योंकि स्क्रीनिंग सर्विस तो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क में आप मेमोग्राफी या ये ओकल ब्लड टेस्ट या पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग सर्विस दो, क्योंकि वो तो जाहिर है बहुत बजट चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करोगे ना लोगों में, तो उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि वो जैसे उनको कोई मसला होगा वो डॉक्टर को दिखाएंगे और अर्ली उनका डिटेक्ट हो जाएगा। मैं बेसिकली पता है क्या करती हूँ, मैं हर साल अपना एमआरटी करवाती हूँ बॉडी का। अच्छा, मैं चले, डेंटिस्ट पे भी एवरी 6 मंथ चेकअप कराती हूँ, अपना बहुत आई भी अच्छा चेकअप करते कराती हो। हूँ। मैं अपना अभी रिसेंटली एचआईवी भी चेक करवाया अच्छा। और हेपेटाइटिस वगैरह। मेरा डॉक्टर तो बेचारा ना कहते हैं आए मैडम बताएं। तो मैं अच्छा। बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ, अल्लाह ना करे जी अगर आपको हाँ, इस तरह की कोई डिजीज है तो जी फौरन हाँ, उसको बिल्कुल। वो अब तो करना इतने चाहिए। टेस्ट है ना आपके, जो लैब टेस्ट होते हैं, कि आप अगर पूरा अपना जिसको हम एग्जैक्टिव चेकअप करवाते हैं, बिल्कुल। अगर आप क्या आपने ब्लड देना है, सिर्फ ब्लड सिर्फ से ही आपको मेजॉरिटी चीज़ों का तो ब्लड से पता चल जी जाएगा। तो वो ज़रूर करवाना चाहिए अपना बिल्कुल। चेकअप, जो पीरियोडिक कुछ कुछ अरसे बाद, तो उससे बड़ा अर्ली डिटेक्ट हो जाती है हर चीज़। आप तो कैंसर की बात कर रहे हैं, हम अभी कैंसर की कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको लिवर का मसला है, किडनी का, हर एक के टेस्ट हैं। एलएफटी जो है वो लिवर फंक्शनल है, बिल्कुल। इस तरह किडनी फंक्शनल टेस्ट, हर चीज़ के फंक्शन के टेस्ट हैं। बिल्कुल तो अगर आप वो रेगुलरली करवा रहे हो और थोड़ा सा फंक्शन उसका डिस्टर्ब होगा तो आपको अर्ली पता चल पता चल जाएगा। जाएगा। तो थैंक यू जी, आपने हमें टाइम दिया। और ये डॉक्टर जी का नेक्स्ट इंटरव्यू मैं फिर लूँगी। ये बड़े छुपे रुस्तम हैं, ये कुछ और भी, ये दिलों का पोस्टमार्टम करते हैं, ये इंसानों का पोस्टमार्टम करते हैं। अगली बार हम इनसे बात करेंगे पोस्टमार्टम पे, जो कि हाँ, बहुत ही सीरियस टाइप, मतलब मुझे तो स्केरी हो रहा है। तो हम डॉक्टर जी से अच्छा। पूछेंगे पोस्टमार्टम के लिए भी, और हम लोग कोई ना कोई आपके सामने कोई ना कोई ऐसा आपके लिए सेहत के हवाले से प्रोग्राम लेकर आएंगे जी। थैंक यू थैंक जी। यू जी। तो बस आखिरी मैसेज मेरा यही है कि अब से मैं 10-15 साल पहले जो लेक्चर देता था ना जी स्टूडेंट्स को, जी आई एम अ प्रोफेसर ऑल्सो, सो मैं टीच करता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या, तब मेरा ओपनिंग सेंटेंस कैंसर पे फ़र्क होता था कुछ। आजकल मेरा ओपनिंग सेंटेंस होता है कि कैंसर इज़ अ क्योरेबल डिजीज़, इट्स अ 100% क्योरेबल डिजीज़। ये जो एक मिथ है ना कि कैंसर लाइलाज है, वो ऐसी बात नहीं कैंसर है। का इलाज है। इलाज है, टाइमली अगर डायग्नोज हो जाएगा अर्ली, ख़ास तौर पे वो सबसे बेहतर है। वरना खुदा ना खास्ता एडवांस कैंसर के लिए भी अब हमारे पास बहुत सी मोडालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो डॉक्टर जी, अगर आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो प्राइवेटली कुछ, अगर नहीं, वो तो मैं एनएचएस मैं थ्रू में ही ही करते हैं। हूँ, यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ एनएचएस के साथ। मेरा प्राइवेट वर्क भी हमारा डायरेक्ट नहीं होता, थ्रू बिल्कुल। हमारे जो डॉक्टर सर्जन्स हमें भेजते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट मेरा पेशेंट के साथ नहीं होता। नहीं आपने अपने जीपी को पहले बताना कंसल्ट है। करना है, फिर जीपी आपको कंसल्टेंट को रेफ़र करेगा, फिर वो
अगर जी। वापसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर मुझे भेज। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एनएचएस को कुछ लोगों ने बहुत ना वो गलत वे में लिया हुआ है। मैं तो कहती हूँ मेरा तो जीपी भी बहुत अच्छा है, मेरे तो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम होती मेरे जीपी जी में। हाँ, मेरा नहीं तो नहीं, जीपी, बहुत मैं तो अच्छी एनएचएस, सर्विस। मुझे तो एनएचएस ने हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जब जी भी हाँ, दिया मेरे बच्चों को, मुझे, फैमिली को। मैं तो एनएचएस के लिए बिल्कुल, नहीं। मैं भी इसको एंडोर्स करूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस यहाँ पे है एनएचएस की, मतलब इट्स अ वेलफेयर स्टेट नो डाउट। वरना दुनिया में आजकल बहुत हार्डली कुछ मुल्क रह गए, स्कैंडिनेवियन है 3-4, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट और हेल्थ आपको मिल जाती है फ्री में। वरना इंश्योरेंस प्रीमियम दे के और प्राइवेट इलाज से तो बहुत एक्सपेंसिव। मैं तो इंग्लैंड को थैंक यू कहती हूँ, जी क्योंकि हम लोगों ने हाँ, इंग्लैंड में आके हमें तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। खासतौर पे यहाँ जो इमरजेंसी है ना वो तो आपको स्टार्ट उसी वक्त मिलती है। बिल्कुल। जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनमें बिल्कुल कुछ में वेटिंग होती है, जिस होती तरह है। नी रिप्लेसमेंट ये वो, तो उनमें कई दफ़ा थोड़ा वेटिंग हो आपका पीरियड होता है, लेकिन वो भी आजकल हम और इनिशिएटिव लेकर स्पेशली आ इस रहे हैं। में, इस कंट्री में ये है कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबका जी इक्वली हाँ, ट्रीटमेंट होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट आपने है। बात की है। जी तो हाँ, ये इसलिए कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि सब लोगों को इक्वली जी ट्रीटमेंट हाँ, है। बिल्कुल। सो आई लव इंग्लैंड। एनएचएस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जी। अमीर गरीब। एमी एनएचएस को बदनाम किया भाई, मैं तो एनएचएस से बड़ी खुश हूँ और अपने जीपी से खुश जी हूँ। अगर हाँ, मेरा जीपी भी देख रहा है ना ये, तो जीपी तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहिबा आप बताएं, हमें हुक्म दें अच्छा। आप। तो जी थैंक यू बिल्कुल, सो मच। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, माय प्लेजर जी, इट वाज प्लेजर।